हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो रीडिंग का विषय लेकर आया हूं और आज का विषय है कि आपके पितृ यानी आपके पितर जो हैं वे आपसे क्या चाहते हैं। आपके एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं हैं वे या उनकी एनर्जी आपसे क्या उम्मीद रखती है, क्या चाहती है, क्या चाहते हैं, यही आज की रीडिंग का विषय है। इसी पर रीडिंग करने वाला हूँ। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। तीनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 तिल, पाइल नंबर 2 जल और पाइल नंबर 3 पुष्प। तिल, जल और पुष्प इन तीनों को ही अर्पित किया जाता है पितृपक्षों में, अर्घ दिया जाता है अपने पितरों को। इसीलिए इन तीनों सिंबॉलिक्स को पाइल के सिंबॉलिक्स के रूप में लिया गया है। तीनों में से जो आपको पहली बार में ठीक लगता हो या एक अट्रैक्शन देता हो या मन में आता हो कि चलो इसको पाइल मान लें, उसे ही अपनी पाइल मानिए और अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि आप इस रीडिंग को भले ही पितृ पक्ष में देख रहे हों या अदरवाइज देख रहे हों, ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो आप इसको जब से देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने तिल को चुना था। तिल का बड़ा महत्व है और तिल दान का भी बड़ा महत्व है और पितृपक्षों में पितरों के तर्पण के लिए भी तिल का इस्तेमाल किया जाता है, श्राद्ध के लिए तिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज की हमारी पाइल का सिंबॉलिक है तिल। चलिए शुरू करते हैं। खाने में भी बहुत अच्छा लगता है जब तिल के लड्डू बनते हैं चतुर्थी के समय, गणेश चतुर्थी में, तो वो भी बहुत टेस्टी होता है। पाइल नंबर 1 आपके लिए शुरू कर रहे हैं रीडिंग आज। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है यह है क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 ऑफ वॉन्ड्स और फोर्थ पोजीशन पर 7 ऑफ कप्स। अंतिम कार्ड आपके लिए है 7 ऑफ कॉइंस। आज का हमारा विषय है कि आपके पितृ, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, पितृलोक में रहते हैं, पितृलोक में चले गए, वे आपसे क्या चाहते हैं, उनकी उम्मीद आपसे क्या है। मानकर चलिए ये एक तरह की पॉजिटिव रीडिंग है। अगर इसमें कुछ नेगेटिविटी आती है तो वो भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि उसे इग्नोर करूंगा। आप पाइल नंबर 1 हैं और आपके पितृ आपसे क्या चाहते हैं। उन्हें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अभी आप उनकी उम्मीदों के मुताबिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। अब आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे से पहले आपको ये समझना होगा कि वो लक्ष्य हो क्या सकता है, वो कौन सा ऐसा टारगेट है जिसे अभी आप अचीव नहीं कर पा रहे लेकिन आपके पितृ चाहते हैं आप अचीव करें। थोड़ा आपके पितरों के बारे में, अगर आपको अपने फैमिली ट्री पास्ट के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, 3 पीढ़ी पहले की बात करता हूँ। आप से पहले आपके पिता, से पहले उनके पिता, से पहले उनके पिता, तो आप हो गए आपके पिता और आपके दादाजी। आपके दादाजी से पहले जो लोग थे, अगर आपको उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, और अगर नहीं है तो थोड़ा शायद पता करने की कोशिश करें, मालूम चल जाएगा। खैर, अब जो है मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं। आपके परिवार में 3 पीढ़ी पहले आपके परिवार ने बहुत कुछ ऐसा करने का प्लान किया था, या आपके दादाजी के पिताजी या उनके पिताजी ने कुछ ऐसा प्लान किया था जहां पर वे अपनी क्षमता से थोड़ा आगे निकलकर परिवार को एक समृद्धशाली जीवन, और सिर्फ समृद्धशाली जीवन ही नहीं बल्कि एक सम्मानजनक परिस्थिति
मतलब ये उनकी जो चॉइस थी उस समय, या उनका जो सोचना था वो ये नहीं था कि केवल परिवार को एक अच्छी आर्थिक स्थिति मिले, बल्कि वे चाहते थे परिवार को एक सम्मानजनक स्थिति मिले, ना कि मुझे। वे सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए चाहते थे कि एक सम्मानजनक स्थिति को प्राप्त हो जाए। और वहाँ पर वो सिचुएशन को उनके प्रयासों के साथ में, खैर उन्होंने काफ़ी प्रयास उन चीज़ों के लिए किया, लेकिन उन प्रयासों में उतनी सफलताएं मिल नहीं पाईं। उसके बाद यानी कि अब इसको हम अगर काउंट करें आपकी पिछली, अब यहाँ से देखो, अभी तो 3 पीढ़ी पहले का मामला था जिसमें आप इंक्लूड थे। अब यहाँ से आपको छोड़ेंगे और आपके पिछले 3 पीढ़ी को लेंगे, जिसमें आपके पिताजी, दादाजी और उनके पिताजी शामिल हैं। तो आपको छोड़ दें तो पिछली 3 पीढ़ियों ने काफ़ी सॉफ्ट प्रयास किए हैं, बड़े सॉफ्टली तरीके से अपने जीवन को यापन किया है, परिवार को बनाने की, समृद्ध करने की, देख रेख करने की, मतलब एक तरह से हर संभव कोशिश करी। लेकिन वो जो पुराना प्रयास था, उस प्रयास पर पिछले 3, आपके पहले के 3 पीढ़ियों ने काम नहीं किया था। और यदा कदा आपके मन में एक ऐसी भावना, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा विचार आता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे न सिर्फ हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, बल्कि साथ साथ एक ऐसी प्रॉस्पेरस, सम्मानजनक परिस्थितियां बन जाएं जिससे परिवार आने वाले कई पीढ़ियों तक आपको कम से कम याद रखे कि हाँ यार, परिवार में कोई ऐसा हुआ था। ठीक है, तो आपकी ये जो सोच है ये यूनिक नहीं है कोई नई सोच नहीं है, ये आपसे पहले की 3 पीढ़ियों के और पहले से आप तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो ये आपकी ब्लड लाइन का हिस्सा है। अब सवाल ये है कि वे आपसे चाहते क्या हैं। वे चाहते हैं कि आप अपनी सोच के दायरे को थोड़ा बढ़ाएं। जैसे कहावत है ना कि जितनी चादर उतना पैर फैलाएं। हालांकि आप चादर बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे चाहते हैं आप चादर से पैर को बाहर निकाल ही दें, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि मेरी चादर छोटी और उसे बढ़ाना है। आप अपनी कल्पना में, आप अपने लिए, अब यह आपके लिए चल रहा है, आप अपने लिए जो एक टारगेट का प्लान करते हैं कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, वो असल में एक बचकाना टारगेट है, जबकि असली टारगेट तो आपका उससे काफ़ी आगे हो जाना चाहिए था। यह आपके पितरों की सोच है। देखिए, अब यहाँ पर 1 मिनट के लिए रीडिंग को रोकूंगा, मैं आपसे 1 to 1 बात करूँगा। जब हमारे पितृ ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा अचीव करें जो अभी प्रेजेंट टाइम में शायद हमारी ही क्षमता से बाहर की चीज़ लगती है, तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे ये समझना चाहिए कि पितरों का एक आशीर्वाद आपके साथ कनेक्टेड है। उनकी एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा और एनर्जी आपके साथ जुड़ी हुई है, जो अगर आप उस तरह के टारगेट को अचीव करने का प्रयास करें तो डिवाइन सपोर्ट की तरह आपके साथ में कनेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, और सिर्फ डिवाइन सपोर्ट की तरह कनेक्टेड नहीं होगी, आपकी रक्षा भी करेगी, सुरक्षा भी करेगी, आपको नुकसान नहीं होने देगी। आपके पितृ चाहते हैं कि अभी आप उस सम्मानजनक अभी मतलब जब ये रीडिंग कर रहा हूँ, तो अभी जब आप इसको पहली बार सुन रहे हैं, तो यहाँ पर अभी आप उस सम्मानजनक स्थिति के बारे में थोड़े समय के लिए विचार को साइड में कर दें कि वो सम्मानजनक स्थिति आएगी, कैसे आएगी, लाएं कैसे, क्या करें क्या न, उसको थोड़ा साइड करिए। अभी आर्थिक संपन्नता पर पूरी तरह से फोकस कर लीजिए। आर्थिक संपन्नता अगर परिवार की बढ़ेगी तो जैसा कि आजकल की जो सोसाइटी हमारी है, और खैर आजकल की नहीं, ये हमेशा की रही है, समाज आपके सम्मान को नॉर्मली करने लगता है, लेकिन वो सम्मान सिर्फ आर्थिक प्रगति की वजह से होता है। और आर्थिक प्रगति अगर कहीं रुके या डिस्टर्ब हो तो वो सम्मान समाज में खो जाता है। लेकिन जब समाज सिर्फ सम्मान करना शुरू करता है तो आर्थिक रूप से समृद्धि और असमृद्धि, इकोनॉमिकल इस्टेब्लिशमेंट और डिसएस्टेब्लिशमेंट या अनएस्टेब्लिशमेंट, दोनों की कंडीशन में वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान बना रहता है। जैसे भारत में प्रेजेंट टाइम में तो जाति व्यवस्था शुरू हो गई। अब ये जाति व्यवस्था कैसे शुरू हुई, कब शुरू हुई, इसका कोई खासा प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन हाँ, हमारे शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था जरूर है। वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों में लोगों को विभाजित किया जाता था। और अब इन 4 वर्णों में विभाजित किया जाता था तो आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे सम्माननीय व्यक्ति होते थे। ठीक है, तो उस समय, जिसको हम वैदिक काल कह सकते हैं या जो भी कहें,
उस समय ब्राह्मण सम्माननीय होते थे, लेकिन वे भिक्षा मांगकर खाते थे। अब भिक्षा मांगकर खाने वाला, संस्कृत का शब्द इस्तेमाल कर दिया मैंने, भिक्षा मांगने वाले। इसको अगर आज की हम ठेठ भाषा में कहें तो भीख मांगकर खाने वाले उन ब्राह्मणों के लोग चरण छूते थे, आशीर्वाद लेते थे और बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। उसके पीछे सम्मान देने का रीज़न क्या था? वो एक सामाजिक सम्मान था। वो उनकी आर्थिक संपन्नता और विपन्नता, विपन्नता मतलब डाउननेस, दोनों से रिलेट नहीं करता था। वो सम्मान एक अलग ही सम्मान था। और वो सम्मान किस वजह से दिया गया था उनको? क्योंकि उस पर्सन ने, वो जो एक पर्सन जिसका जन्म हुआ, वो जब बड़ा हुआ तो उसने शिक्षा को, ज्ञान को अपना लक्ष्य बना दिया, अपने जीवन का ध्येय बना दिया। और उस ज्ञान को हासिल करने के लिए उसने भीख मांगकर खाने की भी स्थिति को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, भीख मांगकर खाएंगे लेकिन ज्ञानार्जन नहीं छोड़ेंगे। ऐसे व्यक्ति का सम्मान ही किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम सम्मानित ही करेंगे, इसलिए वे बड़े सम्माननीय थे। और जब शिक्षा प्राप्त कर लेते थे और शिक्षा प्राप्त करके वे उस ब्राह्मणत्व को अर्जित कर ले जाते थे, उस पांडित्य को, पांडित्य पद को अर्जित, पंडित का मतलब ज्ञानी होता है, ठीक है ना, आजकल का जो पंडित शब्द है इससे रिलेट नहीं करना। तो जब उस पांडित्य के पद को ग्रहण कर लेते थे, अचीव कर लेते थे, तो गुरु उनको द्विज कहते थे। द्विज का मतलब होता है जिसका दोबारा जन्म हो गया। एक बार तो माता के गर्भ से हुआ और दोबारा उसके ज्ञान से हो गया। अब वो पर्सन नहीं रहा जो वो पैदा हुआ था, जिस परिवार में था, उसकी जो तौर तरीके थे, जो मेंटलिटी, अब वो पर्सन नहीं रहा, वो बदल गया। इसीलिए द्विज कहते थे, ब्राह्मणों को द्विज भी कहा जाता था। तो एक ऐसा सम्मान जो आपकी आर्थिक संपन्नता और विपन्नता से रिलेट ना करे, वो फ्यूचर में आएगा, लेकिन पहले आपको आर्थिक संपन्नता पर ही फोकस करना है। क्योंकि आर्थिक संपन्नता आपको, आपके परिवार को और स्पेशली आपको एक ऐसा सेल्फ मोटिवेशन देगी जो आपको कुछ एडिशनल कार्य करने के लिए फ्यूचर में मोटिवेट कर देगा, जिसके बारे में अभी इंफॉर्मेशन के तौर पर सिर्फ इतना आ रहा है कि वो कुछ ऐसे सामाजिक कार्य होंगे जो आपके आसपास के क्षेत्रों में आपके परिवार की वैल्यू को इन्हेंस कर देंगे। अब आप क्या करेंगे, पितर आपसे क्या करवाएंगे, कैसे गाइड करेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास आ नहीं रही है, ठीक है। और वो इन्फॉर्मेशन नहीं आने का रीज़न मैं बता भी देता हूँ। ये जनरल रीडिंग है, आपकी एग्जैक्ट पर्सनल रीडिंग नहीं है ना, तो फिर हर पितर का अपने जो वंशज हैं उनके लिए कुछ अलग ही एक माइंडसेट होता है कि भाई ये करे, वो करे, वो करे, तो वहाँ पर वो विभाजित होगा ना, वो स्पेसिफिक होगा, इसलिए वो नहीं आ रहा। आपके पितर चाहते हैं कि आप अपनी क्षमता को थोड़ा ज़्यादा पहचानें और ज़्यादा पहचानें, आपका अपने ऊपर और आत्मविश्वास बढ़े और आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही प्रदर्शन करें। आपने कई बार अपने अंदर इस प्रकार की भावना को महसूस किया होगा कि आप असल में जो चाहते हैं अपने जीवन में उससे ज़्यादा हासिल करने की योग्यता या क्षमता रखते हैं, लेकिन फिर आपने खुद को डिमोटिवेट किया होगा कि चलो कम से कम इतना ही सही मिल जाए। कैपेबिलिटी तो है एक बाल्टी पानी निकाल कर ले आने की, लेकिन फिलहाल चलो एक गिलास मिल जाए तो काम चल जाए, वो वाली फीलिंग जो आपकी आती है गलत फीलिंग नहीं है। लेकिन आपके पूर्वज आप जानते हैं कि आपकी कैपेबिलिटी एक बाल्टी पानी खींच कर निकाल लेने की है, लेकिन आप एक गिलास पानी से काम चला रहे हो, इससे वो दुखी हैं। दुखी हैं मतलब ऐसा दुखी नहीं है कि रो रहे हैं, दुखी है मतलब उनको लगता है कि यार ये बंदा अपनी, ये लड़की, ये लड़का, ये अपने कैपेबिलिटी को समझ ही नहीं पा रहे, उस हिसाब से काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ये उनका एक सौरो है छोटा सा, तो इसे आपको दूर करना। तो अभी फोकस करना है अपने परिवार और अपनी, स्पेशली अपनी आर्थिक संपन्नता की ओर। खुद को संपन्न करें और इसमें जो है दूसरे व्यक्तियों की राय मशवरे से, दूसरे लोगों से जो आप आइडियाज़, एडवाइस वगैरह लेते हैं उसको ले तो लें, लेकिन अल्टीमेटली काम आपको अपने आइडियाज़ पर करना है, ठीक है। किसी के बताए मार्ग पर नहीं चलना, उससे आइडिया ले लीजिए, लेकिन आइडिया लेने के बाद मंथन करिए और अपना रास्ता निकालिए और उस पर काम करिए। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल यौगिक पाथ। पहला कार्ड आपके लिए है प्रत्याहार। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज संतोष। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है माता छिन्नमस्ता।
माता छिन्नमस्ता 10 महाविद्या में से एक है। 10 महाविद्या की 10 देवियां हैं, उनके बारे में जानकारी अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएंगे 10 वीडियोस के। और चौथा कार्ड अपीयर हुआ है माता ललिता त्रिपुर सुंदरी, ठीक है। और सबसे अंतिम कार्ड आपके लिए है स्वाध्याय। माता छिन्नमस्ता अपने आप में एग्रेशन यानी कि उतावलेपन, जल्दबाजी को, और एक्चुअली जल्दबाजी को नहीं बल्कि कहीं ना कहीं क्षोभ को, जहाँ पर चिढ़ जाना या गुस्सा हो जाना, उस वाली कंडीशन को भी दर्शाती हैं, ठीक है। इन्होंने अपने सिर को खड्ग यानी तलवार से काट दिया था। माता छिन्नमस्ता, छिन्नमस्ता मतलब जिनका मस्तक छिन्न हो गया, शरीर से अलग हो गया है, तो ये उनका वो स्वरूप है। और यहाँ पर वे हर प्रकार की वासना का दमन कर देती हैं। तो यहाँ जब आप अपने टारगेट को निर्धारित करेंगे तो आपको सिर्फ टारगेट बनाना है, फिर उसमें इमोशंस को नहीं ऐड करना है, ठीक है। थोड़ा सा रुदलेसली, थोड़ा सा निर्दयतापूर्वक अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, उसे कैसे हासिल करना है इसकी योजना बनाएं, तब इस पर काम संभव है। अगर आप इमोशनल डिसीज़न लेते हैं अपने लक्ष्य का निर्धारण करने को लेकर के, तो आपकी समस्या ये होगी कि आपके लक्ष्य में एक लचीलापन, लोच आ जाएगा और आपका टारगेट आपके जीवन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अब ये लचीलापन नहीं आवे, इसके लिए देखो अपने आप के ऊपर थोड़ा सा संकल्पित होना पड़ेगा, थोड़ा नियंत्रण भी रखना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो अचीव हो रही हैं उनसे आपको सेटिस्फैक्शन भी फील करना होगा, ताकि आपका मोटिवेशन डिमोटिवेशन में कन्वर्ट ना हो जाए आने वाले भविष्य में। और जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आप दूसरों से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीज़न, फाइनल डिसीज़न, रोड मैप सब आपका होना चाहिए। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप अपने ऊपर जितना काम करेंगे, अपने ऊपर जितना आप फोकस करके चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। और सबसे लास्ट में माता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड है, जो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देती हैं, वो भी बड़ी प्यारी सी। और इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको सिचुएशन को मैनेज भी करना है और ऑटो सेट भी होने देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ सिचुएशंस ऑटो सेट हो रही हैं, हमारी गलतियां उस ऑटो सेट सिचुएशन को डिस्टर्ब कर देती हैं और सारा तालमेल बिगड़ जाता है। कभी कभी सिचुएशन ऑटो सेट नहीं हो रही, हमें उठाकर सेट करनी होती है। उस सिचुएशन में अगर हम ना करें तो गड़बड़ हो जाता, तो कहीं हमारे हस्तक्षेप की ज़रूरत है और कहीं नहीं है। इन दोनों के फ़र्क को, इन दोनों के भेद को कैसे समझेंगे आप, उस चीज़ को समझें। जब सिचुएशन ऑटो सेट हो रही होगी तो आप देखेंगे कि आपके लिए प्रसन्नता का मोमेंटम आ रहा है, खुशी आ रही है। मतलब भले काम थोड़ा पेंडिंग है, ये पेंडेंसी नज़र भी आ रही है, लेकिन फिर भी अंदर एक फुलफिलमेंट, अंदर एक ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ यार अभी ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और जब सिचुएशन ऑटो सेट नहीं हो रही होगी तब आपको भले वो सिचुएशन ऑटो सेट होती हुई नज़र आवे, लेकिन आपको अंदर कुछ कमी फील होगी, अपने भीतर में कुछ कमी महसूस हो रही होगी। वही कमी का संकेत है कि सिचुएशन ऑटो सेट नहीं हो रही और अब यहाँ आपको हस्तक्षेप की ज़रूरत है। और इसी प्रकार से आप चीज़ों में, सिचुएशंस में आगे बढ़ेंगे। आपके पितरों का वदर हस्त या कहें तो उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा आपके साथ बनी हुई है, और अकॉर्डिंगली आप अपने इसी जीवन में उस सिचुएशन को प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं जो आपके 3 पीढ़ी पहले के पूर्वजों ने सोचा था परिवार के विषय में। और अगर आप उस पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, जो कि पहुंचेंगे अगर प्रयास करेंगे, तो वहां पर एक ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आएगी, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम से अगर इसको कैलकुलेट और इवैल्यूएट करें तो आपके लिए ये थोड़ी दूर की कौड़ी होगी, लेकिन जब आप उस पोजीशन में पहुंचना शुरू होंगे, कई साल लगेंगे, तो वो सिचुएशन आपको आसान लगने लगेगी और उसी समय आपको आपके पितरों की ओर से मार्गदर्शन प्राप्त होगा, भले आपको इंट्यूशन की तरह प्राप्त हो कि अब आपको क्या करना है धन प्राप्ति के अलावा, जिससे परिवार के
सम्मान में वृद्धि हो और यह सम्मान अगली कई पीढ़ियों तक अक्षुण्ण रहे, टूटने ना पावे, खत्म ना होने पावे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने जल को चुना था, बगल में जल की फ़ोटो लगा दी गई है। वैसे जल की फ़ोटो लगाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आपके पितर, आपके पितर आपसे क्या चाहते हैं, उनकी आपको लेकर क्या इंटेंशन है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द लवर्स। सेकंड पोजीशन द स्टार। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द हाई प्रीस्टेस। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए स्ट्रेंथ और अंतिम कार्ड आपके लिए है व्हील ऑफ फॉर्चून। आज का हमारा विषय है कि आपके पूर्वज, आपके पितृ, आपके एंसेस्टर्स जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स, उनका ऑरा आपसे क्या चाहता है। अगर आपके परिवार में पिछले कुछ, जैसे होता है ना फैमिली ट्री, पिछली कुछ पीढ़ियों से सिचुएशन को प्रेजेंट आपके समय तक आते हुए देखें, तो प्रेजेंट टाइम में आपके जीवन में जो चैलेंजेस बने हुए हैं, कभी कभी आपको लगता होगा यार इतना चैलेंज तो मेरे पुरखों ने नहीं देखा होगा, ये सारा मेरे हिस्से में काहे आ गया। और आपकी सोच सही है, ये काफ़ी कुछ आपके हिस्से में आ गया है। और पिछले कुछ समय से आपने ध्यान दिया होगा कि आपने इन चैलेंजेस से बहुत कुछ लर्निंग तो कर ली है, सीख तो लिया है, लेकिन ये रुक नहीं रहे हैं, लगातार चल भी रहे हैं। और ये जो लगातार चल रहे हैं, इनके चलने का सिलसिला अप्रॉक्सीमेटली 1 या 2 सालों तक और चल सकता है। तो एक तरीके से ये जो लर्निंग का फ्रेस आपके जीवन में पिछले कुछ समय से लगातार चल रहा है, चलो लर्निंग नहीं कहते, ये चैलेंजेस का फ्रेस लगातार चल रहा है। ये चैलेंज आपके पितरों द्वारा आपके जीवन में स्थापित कर दिया गया है। हमारे पितर इतने पावरफुल होते हैं कि वे अगर किसी चीज़ को संकल्पित करके हमें दे देना चाहें, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन लाना चाहें, तो देवता उसे रोक नहीं सकते, देवता उसे नहीं रोक सकते। वो अलग बात है कि उनके द्वारा वो संकल्प, उनके द्वारा वो चीज़ को हमें दिया जाना 15 दिन के अंदर का होना चाहिए। पितृपक्ष जो होते हैं ना, श्राद्ध के 15 दिन, उन्हीं समय में होना चाहिए। उस समय में पितरों की शक्ति देवताओं से ऊपर मानी गई है। और ऊपर मानी गई है मतलब अब इसमें कंपैरिजन नहीं है, बस ये बोलचाल की भाषा में है। तो यहाँ मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि पितृ इंद्र से ताकतवर हैं या देवराज इंद्र उनसे ताकतवर, कोई कंपैरिजन नहीं है। पितरों की शक्ति ऊपर मानी गई है का मतलब इन 15 दिनों में देवता भी चाहते हैं कि आप हमारी पूजा छोड़ो यार, अपने पितरों पर ध्यान दो, उनको पानी दो, उनका आचमन करो, उनको अर्घ्य दो, उनके बारे में बातें करो, फैमिली में सोचो, विचारो। परिवार में उन 15 दिनों में आपके जो पूर्वज चले गए, मेल फीमेल जो भी थे, वे क्या खाते थे, उनकी पसंद के भोजन घर में बनाइए, उनकी पसंद की मिठाइयाँ ले आइए। ठीक है, नए कपड़े तो नहीं खरीदने चाहिए, तो उनकी पसंद की चीज़ों को, जैसे अब मान लीजिए आपके दादाजी थे, वे चले गए, या दादाजी के पिताजी थे, वे चले गए, वे मान लीजिए फला चीज़ की सब्ज़ी बहुत पसंद करते थे, वो घर में बनवाइए, बनाइए घर में। नहीं बनाना आता, मार्केट से खरीद के लाइए, यूट्यूब पर वीडियो देख करके बनाइए, क्योंकि जब वो बनेगी और परिवार के सदस्य उसे खाएंगे तो सभी को उनकी याद आ जाएगी, एक इंटरकनेक्टिविटी बन जाएगी। इन 15 दिनों में ये चीज़ें करनी चाहिए, कोई रोक टोक नहीं होती ना कि आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं। अदरवाइज़ जैसे नवरात्र होते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे परिवार हैं, व्रत रहते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, कुछ मान्यताएं। लेकिन पितृपक्ष में ऐसी कोई मान्यता नहीं, बस केवल भगवान की पूजा नहीं करते हैं। तो आपके जीवन में जो चैलेंजेस हैं ये उनकी देन है, वे आपको आने वाले भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, आर्मर दे रहे हैं। आर्मर मतलब आपको एक शक्ति दे रहे हैं
एक ऐसी पावर दे रहे हैं जो आने वाले भविष्य के लिए आपको तैयार करेगी। देखिए, आपके आने वाले समय में आपके पितरों द्वारा आपके भाग्य को परिवर्तित किया जाएगा। ये आपका भविष्य है, जिस परिवर्तन को यहाँ जब मैं आज रीडिंग कर रहा हूँ, नहीं, यहाँ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं पहली बार इस रीडिंग को, और पाइल नंबर 2 आपने चूज़ किया है, ठीक, और पिछली और प्रेजेंट को जो मैंने बताया ये आपसे मैच कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, तो ये आपके लिए है। आप जब इसको पहली बार देख रहे हैं, यहाँ से 3 साल 36 महीने बीतने के बाद भाग्य का चक्र आपके पक्ष में बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा। मैं बुरी तरह से बोलना चाह रहा था तो उसको छोड़े, बुरे शब्द को, बहुत बढ़िया तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर या सब्सक्राइबर हैं तो अब आप जानते होंगे कि भाग्य को लेकर मैंने कई बार क्या बताया है। भाग्य बहुत बुरी चीज़ है, किस्मत बहुत ख़राब चीज़ भी है, फेट, लक अच्छा भी है बुरा भी है। ये दो धारी तलवार की तरह से, इधर से लगेगी या उधर से लगेगी, लेकिन लगेगी ज़रूर, छूटने नहीं पाएगी। या तो दुश्मन मरेगा या तो आप ही को लग जाएगी। फायर समझो एक बंदूक है, उस बंदूक में सामने से गोली निकल सकती है और पीछे से भी निकल सकती है, मे बी पॉसिबल, पता नहीं किधर से निकलेगी, और आपने सामने से मारा, हो सकता है पीछे से निकले आप ही को लग जाए। तो किस्मत ऐसा काम करती है। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि किस्मत का होना बहुत अच्छी बात नहीं है। अब चूँकि पितृ जानते हैं कि किस्मत किस तरह काम करती है, तो आपको उसके लिए तैयार कर रहे हैं ताकि आप उस समय उसका दोहन कर सकें। सिचुएशनली जो आपके फेवर में चीज़ों को मोड़ा जाएगा, आप उसका सदुपयोग करने के लिए तैयार तो रहें। सिंपल सी बात है ना। अगर तैयार नहीं होंगे तो उस चीज़ का उपयोग या सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास टिकट नहीं हो तो आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो ट्रेन को छोड़ो, प्लेन की बात करते हैं। अभी कहेंगे लोग कि नहीं, हम तो ट्रेन में बिना टिकट के भी घुस जाते हैं, टीटी को 50 रुपया दे देते हैं। प्लेन की बात करते हैं। टिकट नहीं हो तो आप प्लेन में सफ़र नहीं कर पाएंगे, आपको एयरपोर्ट पर घुसने नहीं दिया जाएगा, सिक्योरिटी वहीं से बाहर भगा देगी, भाग्य से। तो आपकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए ना कि आपके पास प्लेन का टिकट हो, तभी तो जाओगे। अब प्लेन है, एयरपोर्ट भी है, टिकट ही नहीं है सामने, करेंगे क्या? देखते रहिए चुपचाप। तो किस्मत आपको दो तरीके से मिलेगी 3 साल के बाद, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 30% सिचुएशन ऐसी होंगी जो ऑटो सेट होकर के आपके पक्ष में मुड़ेंगी। उसे ग्रैब करने की कंडीशन आपकी बन जाएगी, 3 सालों में बन जाएगी। जो चल रहा है चलने दीजिए, इस चैलेंज के पीरियड को लर्निंग फ्रेश मानिए और बिल्कुल चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके पॉजिटिविटी के साथ बने रहिए इसमें, ठीक है। और 30% तो ऐसी सिचुएशंस होंगी जो परिस्थितियां आपके फेवर में मुड़ेंगी और आपको उन परिस्थितियों का लाभ उठाना है, बेनिफिट्स उठा देना है, अपॉर्चुनिटी को यूज़ कर लेना है। बाकी के 70% पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये जो परिस्थितियां पक्ष में आ जाती हैं उनका लाभ उठाना तो आसान होता है, लेकिन बाकी का जो 70% है उसको समझें। वो है कि आप एक सही ट्रैक पर हों, अपने जीवन के सही पथ, सही मार्ग पर हों, क्योंकि वो 70% की किस्मत का जो एनर्जी सोर्स है वो आपको पीछे से धक्का मार देगा। अगर आप एक गलत मार्ग पर हैं तो उसी मार्ग पे आगे निकल जाएंगे, सही मार्ग पे हैं तो सही मार्ग पे आगे निकल जाएंगे। तो आपको ये रखना है ध्यान। अब इस चीज़ पे ध्यान कैसे रखेंगे? आप अपने कॉन्शियस या सब कॉन्शियस में आने वाली कई बातों को लेकर कई बार चिंता में पड़ जाते हैं कि आप इतना वाइडली कैसे सोच ले जाते हैं, वो भी पॉजिटिविटी में। निगेटिव में लोग वाइड सोच ले जाते हैं। जब लोग नकारात्मक होते हैं तो ऐसी ऐसी सोच सोचते हैं, हम मर जाएं, परिवार मर जाए, मोहल्ला मर जाए, दुनिया मर जाए, विश्व मर जाए, पृथ्वी खत्म हो जाए, अरे पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं। लेकिन जब पॉजिटिविटी में सोचना होता है तो लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं 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 इतना मत सोचो, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बट आपकी चाहत के बगैर वो पॉजिटिविटी में थॉट इतना ब्रॉड चला जाता है, इतना इम्प्रूव्ड चला जाता है, जो आपको लगता है कि अच्छा कुछ ज़्यादा ही हो गया, कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। तो वो चीज़ों की पॉसिबिलिटी बनेगी, इसलिए बनेगी, हाँ बनेगी। इसलिए अपने को सही पथ पर रखना है। आपके अंदर का जो इंट्यूशन आप फील करते हैं, जिसको कई बार आपने इग्नोर किया है, कई बार आपने उसको पथ भ्रमित होने वाला इंट्यूशन भी माना है, तो
अच्छा, उसमें आप कैसे अंतर करोगे कि वो पथ भ्रमित करने वाला है या सही है? जो पथ भ्रमित करने वाला, आपको सही रास्ते से भटकाने वाला आपके पूर्वजों का नहीं है इंट्यूशन, खामखा का है, निगेटिव इंट्यूशन है, लेकिन आपको सही लग रहा है, उसको कैसे पहचानोगे? वो आपको एक ऐसी सिचुएशन को इंडिकेट कराएगी जहां पर आपका घोर लाभ होगा, बहुत ज़्यादा फायदा हो, किसी का नुकसान हो, कोई मरता हो तो मरने दो, बस अपना फायदा होना चाहिए, ये वाली मेंटेलिटी भी आएगी। तो वो निगेटिव है, वो आपके पितरों से नहीं आ रहा। वो वाला पॉजिटिव जो आपके पितरों से आ रहा है, वो आपको एक अच्छे पर्सन के रूप में डेवलप होने की हेल्प भी करेगी। अगर वो इंट्यूशन, हम एक उदाहरण के लिए माने कि आपको ऐसा इंट्यूशन आता है कि भाई हम मेहनत करें, काम करें, तो आने वाले भविष्य में हमारे पास 10 बंगले हो सकते हैं, करोड़ों हो सकता है, तो वो उस इंट्यूशन में ये भी अटैच होकर आएगा कि अगर इतना होगा तो मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, ये जुड़ कर आ रहा होगा। हम किसी के सिर पर पैर रखकर इस कंडीशन को नहीं अचीव करेंगे, ये भी आ रहा होगा। तो वो पॉजिटिविटी उनकी है और उसी पॉजिटिव इंट्यूशन के साथ में कंटिन्यू करना है, अपने को सही रास्ते पर बनाए रखना है और आने वाले समय में जो भाग्य आपको देगा उसे हासिल करना है, छोड़ना नहीं है। देखो, छोड़ दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर वो भाग्य का दिया नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो चक्र फिर से घूमेगा और आपके आने वाले किसी वंशज को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। यानी आपके परिवार में ये होकर रहना है, अब आपके हाथों हो या आने वाली किसी पीढ़ी के हाथ हो जाए, कोशिश करिए आपके हाथ हो जाए। इसमें थोड़ा एफर्ट आपका है। इसको ऐसे समझें कि फ्रंट फुट पर आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गेम आपके पूर्वज ही खेल रहे हैं। कार्ड नंबर 1 ओरेकल डेक से आपके लिए है अहिंसा। सेकंड कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है यह है श्री गणेश। थर्ड नंबर पर आपके लिए है भक्ति। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए राधा, माता राधा। और लास्ट कार्ड आपके लिए है कर्मा। बहुत बढ़िया कार्ड, लास्ट वाला सबसे बेटर। अहिंसा, ये कार्ड कहता है कि आपको अपने आप को मानसिक संताप नहीं देना, अपने मन को टॉर्चर नहीं करना है, ठीक है। इस अहिंसा शब्द को सुनते ही एक पॉलिटिशियन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आज़ादी के 2-2.5 साल बाद ही उनको किसी ने धाए कर दिया था, उनकी याद आ जाती है। तो ये अहिंसा उनकी अहिंसा से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करती है, ठीक। उनको अहिंसा का केवल आ पता था, बाकी आगे का नहीं पता था, तो बहुत, अब उसको छोड़ देते, उसमें नहीं जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ में नहीं जाएंगे। तो ये कहता है कि आपको अपने आप को मेंटल टॉर्चर नहीं करना है, मानसिक संताप जो आपको आपके मन में ही डीमोरलाइज कर दे, दुखी कर दे, परेशान कर दे, ऐसी सिचुएशन नहीं लानी है। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो सिचुएशन को थोड़ा रिलीज़ कर दे, चलो ठीक है, हमने 4 दिन का, 2 दिन का, 1 दिन का ब्रेक ले लिया, ऐसा। और आने वाले समय के लिए आप ये मानकर चलें, जो आपको कभी कभी घबराहट होती है कि मैं ऐसा काम करूं पता नहीं क्या होगा, वैसा करूं पता नहीं क्या होगा, इंट्यूशन तो फील हो रहा है, करना चाहिए, लेकिन यार हिम्मत नहीं हो रही। तो गणेश जी कार्ड कहते कि तुम करो तो यार, तुम आगे तो बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे बढ़ने के साथ ही साथ वो सारी सिचुएशंस तुम्हारे फेवर में मुड़ेंगी। तुम नहीं बढ़ोगे, यहीं बैठे रहोगे तो, या यहीं बैठी रहोगी, तो वो सिचुएशन जो तुम्हारे पक्ष में नहीं है वो असल में तुम्हारे पक्ष में नहीं है। ये कहते हैं कि तुम्हारे पक्ष में वो है ही नहीं भाई, तुम आगे बढ़ो तब चीज़ें मुड़ के तुम्हारे पक्ष में आएंगी, वरना तुम बैठे हो तो बैठे रहो। तो दैट मीन्स कि आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब भक्ति और राधा, 2 कार्ड्स, ये कहते हैं कि आपको अपने ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर और अपने एंसेस्टर्स के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए। कई बार कई लोग इन चीज़ों को, 1 मिनट के लिए रीडिंग को रोक रहा हूँ, कई बार कई लोग हमारी सोसाइटी में हैं जो अपने एंसेस्टर्स के योगदान को नहीं समझते, सच में नहीं समझते। उनको पता नहीं क्या किया था हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने, हमें कोई आइडिया नहीं, हमारे पास कोई कहानी नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं। मैं बताता हूँ एक चीज़ जो आपके मतलब हर पर्सन पे लागू हो। आपके एंसेस्टर्स ने अपने आप को, अपने परिवार को इस तरह से सुरक्षित रखा, संजोए रखा कि उनकी ब्लड लाइन आप तक पहुँच गई। जैसे मुझसे एक बार कोई बात कर रहा था, किसी सिचुएशन थी कहीं पर कुछ, तो ही सेड कि आप यूपी से बिलोंग करते हो और यूपी में तो मुग़लों ने बड़ा अत्याचार किया था, लोगों को बहुत कन्वर्ट किया था,
मुस्लिम बना दिया था। तो मैंने कहा मुझे अपने पुरखों पर गर्व है कि वो उस कंडीशन में भी अपने धर्म की रक्षा कर सके, बचाए रहे। उन्होंने जजिया का टैक्स भी दिया होगा, हो सकता है कुछ लोग मरे भी होंगे, जान भी दी होगी अपने धर्म को बचाने के। मुझे तो गर्व है। हाँ ठीक है, मुझे उतनी डीप चीज़ें नहीं पता, क्योंकि उस तरह से नहीं क्या कहते हैं रखा गया। भाई बहुत सारी चीज़ें छूटती जाती हैं ना, परिवार में पुराने लोगों के बारे में बहुत सारी स्टोरीज़, कहानियाँ छूट जाती हैं। तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ तक आया हूँ, अभी भी सनातनी हूँ, तो मुझे अपने सनातनी पूर्वजों पर और उनकी परंपरा को वे बचाए रखे, जिस भी कंडीशन में उन्होंने बचाए रखा। मुग़ल आए, शक, हूड़, ये अंग्रेज आए, सब बचाए रखा, दैट्स वेरी गुड। तो आई एम प्राउड ऑफ देम, मुझे उन पर गर्व। तो ऐसे आपको होना चाहिए कि आप तक उनकी ब्लड लाइन आ रही है। कहाँ से आ रही है? हज़ारों साल पीछे से आ रही होगी, लाखों साल पीछे से आ रही होगी। हम इसी भारत धरा पर है ना। अभी मैं कहीं पर देख रहा था, तो उसमें बताया गया कि रामायण के काल को, भगवान राम के काल को कहते 7,000 साल पहले रामायण हुआ था। भगवान राम थे, कुछ कहते 10,000 साल पहले हुआ था। मेरा अपना मानना है 10 लाख साल से भी पुराना मामला है। और ये अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि ये रामायण में भी इसका उदाहरण आया है। भगवान हनुमान जब लंका पहुँचे थे, तो उन्होंने उसके बारे में जो व्याख्या वाल्मीकि रामायण में लिखी, उसमें लिखा है कि लंका के द्वार की रक्षा करने के लिए 4 जो उनके दांत होते हैं ना, बाहर निकले हुए टंक, वो 4 दांत वाले हाथी भी थे। जैसे हाथी के नॉर्मली बड़े वाले 2 दांत होते हैं, फोटो में देखा होगा, लेकिन वो उनके 4 थे। वो 4 दांत वाले हाथी जो थे, वो आज से लगभग 15 लाख साल पहले ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए। तो जाहिर है उसके पहले का काल था। तो वहाँ से भी ब्लड लाइन चली आ रही है, वहाँ से ब्लड लाइन चली आ रही ना, इतना लंबा है। तो अपने ऊपर गर्व करिए। तो माता राधा और भक्ति, ये कार्ड कहते हैं स्वयं के अस्तित्व पर विश्वास और गर्व करें, क्योंकि स्वयं के अस्तित्व और विश्वास पर होगा जितना गर्व, उतना ज़्यादा कार्य के संपादन में आएगी निखार, प्रचुरता दोनों आएगी। कार्य के संपादन यानी अब आप अपने आप को प्रेजेंट चैलेंज में मैनेज भी कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए रेडी भी कर रहे हैं, आपके पूर्वज भी आपको तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ऐसी सिचुएशन तक पहुंचती हैं जहां आपके लिए, जब आपकी किस्मत पलट कर आपके फेवर में मुड़ना शुरू होगी। किस्मत आपके फेवर में आने का ये मतलब नहीं होता कि आपका समय अच्छा आ जाएगा, इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसका मतलब किस्मत आपको आगे धकेल देगी बस। अगर आप सही रास्ते पे हैं तो सही रास्ते पे आगे, गलत रास्ते पे हैं तो गलत रास्ते पर आगे। आप अमीर बनने के लिए सही काम कर रहे हैं तो किस्मत धकेलेगी, पैसा आता चला जाएगा। आप अपने को गरीब बनाने के लिए कुछ गलतियां करते जा रहे हैं और किस्मत ने सहयोग दिया तो उसी रास्ते पे आगे धकेल देगी और आपकी गरीबी आती चली जाएगी। इसी वजह से ऐसे लोग समाज में मिलते हैं जो कहते हैं कि कुंडली देख करके एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि भाग्य अच्छा है, हाथ देख कर कहते हैं अरे भाग्य रेखा तो बड़ी गजब की है, और ज़िंदगी उनकी ख़राब हो रही होती है। उसका रीज़न यही होता है कि वो गलत ट्रैक पर है और उसी गलत ट्रैक पर किस्मत धक्का दे रही, निकल आ गई इसी पर। ट्रैक बदलने की ज़रूरत है। और सुना भी होगा, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग होते हैं कि वो कई तरह के बिज़नेस, कई तरह के काम, कई तरह के जॉब करते हैं, सफल नहीं होते, और कोई एक तरह का करते हैं और फिर उसी में निकल जाते हैं आगे, क्योंकि किस्मत तो धक्का दे ही रही थी ना, बस वो सही ट्रैक पर आना था। तो उसने 1 बदला, 2 बदला, 3 बदला, चौथा बदला, और चौथा सही निकला तो निकल गया आगे। तो यहाँ आपके लिए सिचुएशन ऑटोमेटेड मोड में जाएगी, और इस ऑटोमेटेड मोड में आने के लिए आपको अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर, अपने पूर्वजों के ऊपर और अपनी ब्लड लाइन के ऊपर गर्व और श्रद्धा का भाव को बनाए रखना है। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने जीवन में वो अचीव करें जो अभी तक पेंडिंग है, परिवार में पेंडिंग है, और उस चीज़ को अचीव करके आप अपने लिए एक नई विधा, एक नई सिचुएशन को तैयार करें जो आपकी ब्लड लाइन को आपसे आगे एक अलग पैटर्न में लेकर के जानी शुरू हो जाए। पाइल नंबर 2 रीडिंग यहीं कंप्लीट हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने पुष्प को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। मेरे बगल में पुष्प की फ़ोटो लगा दी गई है। पुष्पों का महत्व तो हर समय हर जगह होता है, ठीक है, इसको कहीं भी किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पितृ आपसे क्या चाहते हैं।
कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 3 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द एम्प्रेस। और 4th पोजीशन पर आपके लिए द फूल। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है जजमेंट। तो आपके लिए 5 कार्ड्स आ गए हैं ट्रेडिशनल टैरो डेक से। आज का हमारा विषय है कि आपके पूर्वज आपसे क्या चाहते हैं। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अपने परिवार की दिशा को बदल दें। आप एक गेम चेंजर के तौर पे साबित हो जाएं, जिसने अपने परिवार को एक नई दिशा, नया मार्गदर्शन दे दिया। और सिर्फ मार्गदर्शन ही नहीं दिया, बल्कि आगे बढ़ने, आगे चलने और सफलता प्राप्त करने का मंत्र भी दिया। और स्वयं को भी सफल किया, एक ऐसी पोजीशन तक स्वयं को पहुंचाया जिसके बारे में अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी देखे तो वो कहे कि इसने तो अपने परिवार का भाग्य ही बदल दिया, अपने खानदान का पूरा चेहरा ही बदल दिया। असल में आपको अपने परिवार के, अपने खानदान के, अपने पूरे जो कुनबा है उसके सारे लोगों के माइंडसेट को नहीं बदलना है। आपके अंदर आने वाले उस बदलाव को आगे आने वाली पीढ़ियां एडॉप्ट करती चली जाएंगी, उसे स्वीकार करती चली जाएंगी और खुद को बदलती चली जाएंगी। तो आप एक गेम चेंजर के तौर पर देखे जा रहे हैं आपके पुरखों, आपके पूर्वजों के द्वारा। यहाँ पर आपके पूर्वजों में आपके जो मातुल पक्ष के पूर्वज हैं, मातुल पक्ष के पूर्वज मतलब आपकी माता के पिता, उनके पिता, अब माता की ब्लड लाइन में, मदर की ब्लड, जो नानी के घर चला जाता है, ठीक, वहाँ से भी बट फीमेल, आपकी जो मातुल पक्ष की पूर्वज हैं फीमेल, जैसे आपकी मम्मी की मम्मी आपकी नानी हो गई। अब नानी की मम्मी, यार ये तो बड़ा मुश्किल कर दिया इन्होंने समझाना ही, चलो थोड़ा इजी करने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी उलझ गया मामला। आप अपने पिता के घर में हैं, माता किसी और घर से विवाह करके आई हैं, ठीक। आपकी नानी अब ननिहाल हो गया, तो आपकी नानी आपके मातुल पक्ष की पूर्वज हैं, जीवित हैं तो भी, नहीं हैं तो भी। जीवित पूर्वज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि जो चले गए दुनिया से वही पूर्वज हैं, वो पूर्वज ही हैं एक तरह से, बट अभी हमारे साथ में है, ठीक। अब नानी की मम्मी अब आपके मामा का ननिहाल हो गया, ठीक है, तो वो वाली ब्लड लाइन, और वहाँ पर अब मामा का ननिहाल हो गया उधर, और उनकी मदर वो एक और फैमिली। तो ऐसे फैमिली बदलती जा रही है। जब हम माता के एंसेस्टर्स की पड़ताल करते हैं तो माता की, सिर्फ मदर की, उसमें फादर को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो जो मदर की ब्लड लाइन है वहाँ पर 3 पीढ़ी पहले का, मतलब इसको कैसे कहें, आपसे नानी की माँ, नानी एक हो गई, नानी की माँ 2, और नानी की मदर वो हो गई तीसरी। तो वहाँ से ब्लेसिंग्स आ रही हैं लगातार। बस इतना ही बताना था, इतनी चीज़ें, मतलब इतना मुझे घुमा दिया इन्होंने कि आपको मैं बताऊं, और उसको बताने के बाद में इतना मुझे लगा कुछ बढ़िया होगा। इन्होंने कहा वो ब्लेसिंग्स लगातार आ रही हैं, अक्षुण आ रही हैं, और वो ब्लेसिंग्स इतनी पावरफुल हैं जो आपके जीवन को कन्वर्जन में डालती चली जा रही हैं। अभी भी चल रहा है। आप ध्यान दें, आपके जीवन में कई बार बोझिल सिचुएशन और ऐसी समस्याएं कई बार आ चुकी हैं पास्ट में, जहां आपको मल्टीपल टाइम्स, मतलब एक से ज़्यादा बार ये लगा होगा कि सिचुएशन आपके हाथ से निकल रही है, या आप इस सिचुएशन को मैनेज करने में एबल नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, और उस डाउन सिचुएशन, जो एक्सट्रीम डाउन सिचुएशन मानी जा सकती है, वहाँ से वापस रिवाइवल हो चुका, सिचुएशन फिर ऊपर उठ गई थी। तो ये एक से ज़्यादा बार हुआ, और ये आपकी मातुल पक्ष की पूर्वज की ब्लेसिंग्स के कारण ही लगातार चल रहा है, और ये आपके साथ इंटरकनेक्टेड है। बस आप इसको फील नहीं कर पा रहे सही ढंग से, और इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। इस्तेमाल करने के लिए आपको बस क्या करना है कि आप अपने ऊपर जितना, जैसे प्रेजेंट टाइम में आपका कॉन्फिडेंस ठीक ठाक दिख रहा है, अपने ऊपर अच्छा कॉन्फिडेंस है, लेकिन उस कॉन्फिडेंस के साथ एक डर भी दिखता है।
एक ऐसी घबराहट भी दिखती है कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ कर रही हूँ सही है या नहीं सही है। तो उस डर की एक्चुअली में ज़रूरत नहीं है। ये जो गेम चेंजिंग वाली सिचुएशन आपके जीवन में बन रही है, ये लगातार चल रही है और आपके पूर्वजों के द्वारा दिए जा रहे आपको इंस्ट्रक्शंस, अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपको इंट्यूशन के रूप में फील हो सकते हैं, और ये इंट्यूशन जो उनकी तरफ से आ रहा है ये कंटिन्यूअस मोड में नहीं है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा उनका है? ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये एक बार फील होता है उसके बाद फील में नहीं आता है, थोड़े समय के बाद फिर से फील में आता है, फिर फील से हट जाता है, फिर थोड़े समय के बाद फील में आता है, फिर फीलिंग से हट जाता है। ये कंटिन्यू आपको पिन नहीं कर रहा, बट रह रह कर आपको ध्यान आ जाता है। तो उन इंट्यूशंस को आप अपने पूर्वजों का माने। मातुल पक्ष के पूर्वज का जो आपको ब्लेसिंग है वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, आपकी प्रॉस्पेरिटी फ्यूचर में जो मिलेगी आपको उसके लिए है, और जिस परिवर्तन के लिए आप एक तरह से समझें तो पूर्वजों द्वारा चुन लिए गए हैं, उन परिवर्तनों को बाद चीज़ों को विस्तारित करने के लिए, फैलाव में लाने के लिए, एक ऐसे मैनेजमेंट सिस्टम को बनाने के लिए जिससे आपके फैमिली ट्री के लोग जो दूसरे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट टाइमलाइन में, ये प्रभावित हों और अपने माइंडसेट को मोल्ड करें, चेंज करें और परिवार की दिशा दशा सब बदल जाए। तो ये चीज़ है, आप भाग्यशाली हैं कि उन्होंने आपका चुनाव किया है, और उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको अपनी मदर की, मतलब मातुल पक्ष की ब्लड लाइन से भी ब्लेसिंग्स लगातार आ रही हैं। ओरेकल कार्ड्स में कार्ड नंबर 1 आपके लिए है धर्म। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता। सेकंड आपके लिए है काफ। थर्ड में आपके लिए है मूलाधार। फोर्थ आपके लिए अपीयर हुआ है तमस, और अंतिम कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है ध्यान। कभी कभी अपने अंदर उठने वाली हलचल को रोकना जरूरी भी होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। आपको अपने अंदर उठने वाली सभी हलचलों पर विराम लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपका मन पॉजिटिव, नेगेटिव या स्टेबल जैसे भी चलता है उसे चलने दें। जो नकारात्मक भाव अपने को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के डर जो आता है वो स्वाभाविक है, वो भी आना ही चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ पॉजिटिव ही दिमाग सोचेगा, दिमाग भी निगेटिव सोचेगा, तो वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन आपको अपने अंदर एक एंजाइटी वाली फीलिंग नहीं लानी चाहिए। थोड़ा सा खुश, थोड़ा सा सेलिब्रेटिंग माइंडसेट रखना चाहिए, और वो इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अगर आप वो करते हैं जो आपको मालूम है कि मुझे करना चाहिए, तो आप धर्म के साथ हैं। राइटियसनेस, धर्म मीन्स अगर इंग्लिश का शब्द को हम लें तो राइटियसनेस, जो सही है करना। अपराधी को सजा देना सही है तो वो धर्म है। भले अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड कभी भी हत्या नहीं मानी गई ना। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अपराधी को दंडित किया जा रहा है, उसकी मृत्यु की जा रही है, उसे पनिश किया जा रहा है, तो वो भी धर्म का ही हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ आप जब अपनी एंजाइटी को, एंजाइटी क्या है? जब एक बेचैनी सी महसूस होती है और उस बेचैनी वाले मामले में आप अपने अंदर थोड़ा सा डामाडोल हो जाते हैं, हालांकि थोड़े समय बाद फिर चीज़ें ठीक हो जाती हैं और आप अपने माइंडसेट में एक स्टेबिलिटी फील करते हैं। तो ये डामाडोल ना हो, ये बेचैनी ना आए, इसके लिए आपको पालथी मारकर बैठना, जानते हैं ना, दोनों पैरों को मोड़कर घुटने में बैठ जाना, पालथी मारकर। नहीं पता तो गूगल कर लेना पालथी मारकर बैठना क्या होता है। तो पालथी मार करके बैठ जाएं और अपने नितंबों पर बैठे रहें 5 से 10 मिनट तक। ये मैं एक मेडिटेशन की ट्रिक बता रहा हूँ, एक विधि बता रहा हूँ। ठीक है, विधियाँ नहीं, विधि। जब हम अपने नितंबों पर बैठ जाते हैं, ठीक, बैठ गए, पालथी मार ली और बैठ गए, तो ज़मीन का या जिस पर भी बैठे हैं उसका प्रेशर जो आपके नितंबों पर पड़ रहा है, उसी प्रेशर के ऊपर अपने फोकस को बनाए रखना है। बस प्रेशर पर फोकस बनाए रखिए, जानते रहिए, अवेयर रहिए कि आप कैसे बैठे हैं, किस आपने बैठने के लिए, अपने बॉडी को बैठाने के लिए किस चीज़ का आधार लिया है। जैसे जब हम चेयर पर बैठते हैं तो मोस्टली हमारे पैरों का आधार होता है,
अगर हम पैरों को उठा ले जाएं तो फिर चेयर के ऊपर पालथी मारकर बैठना होगा, ठीक है, या तो एक अलग ही मुद्रा में बैठना होगा। तो जब उस सिचुएशन में आप अपने फोकस को वहाँ पर केंद्रित करेंगे तो वहाँ पर केंद्रित करने का मेन रीज़न ये है कि आपकी रूट एनर्जी में थोड़ा सा स्पंदन हो जाएगा, बहुत मामूली सा हमें चाहिए। अगर इसको अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करके बता भी दूं तो वो होगा 0.000000001, इतना जीरो लगभग 7-8 जीरो लगा के 1 कर लीजिए, ठीक है, दशमलव के बाद में, तो वो उतने मामूली से स्पंदन से काम चलेगा। 0.1% का स्पंदन जो है बहुत तीव्र होता है, बहुत पावरफुल होता है तो उतने से काम चलेगा और वो ध्यान की अवस्था आपको आपके मार्ग से भटकने से हमेशा रोकेगी। ये जो मैंने ध्यान की विधि बताई है, आप इसे वीक में कम से कम 3 बार कर सकते हैं, ज़रूर करें। रोज़ करते हैं तो बहुत अच्छा। बैठें तो बैठना हो जाएं, अवेयर रहें, ठीक है। ये जो विधि है ये विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियों में से एक भी है। इस बैठने से भी, इस बैठने की पोजीशन की अवेयरनेस से भी परम ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ये बैठने की पोजीशन की अवेयरनेस भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना कोई थर्ड आई चक्रा के ऊपर ध्यान को केंद्रित करे। कहीं से ऐसा नहीं है कि ये वाली विधि कमज़ोर है या वो वाली विधि पावरफुल है, ये इजी है और ये आपके लिए आ रही है कि आप ऐसा करें। इसको करने से जो बेनिफिट्स होगा वही आपको चाहिए और उसी से काम चलेगा। आपके रूट में वो जो मैंने 0.00001 मतलब 0.0000001% का स्पंदन कहा है, वाइब्रेशन कही है, वो स्पंदन आपको आपके एंसेस्टर्स के साथ इंटरलिंक होने में मदद कर देगा। इंटरनली जो इंटरलिंक बनेगा उसकी वजह से आने वाले समय में आप उनके लिए जो गेम चेंजर या बदलाव की भूमिका निभाने वाले हैं वो आपको फर्दर गाइड और इंट्यूट करते रहेंगे, जिससे आप आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तित कर पाएंगे और आपके अंदर वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि आप इसको कर सकें। तो इसको करिए, आपके एंसेस्टर्स आपसे यही चाहते हैं। पाइल नंबर 3, आज की रीडिंग आपके लिए यहीं क्लोज होती है। तो रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।